डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी लेकर के उपस्थित हूँ। आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मैं नोट्स में तो भले ही भेज चुका हूँ, नोट्स के आधार पर ही मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया। ये डेमोक्रेसी जो शब्द है वह ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से आया हुआ है। इन ग्रीक में डेमोस, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का शाब्दिक अर्थ जो होता है ग्रीक में वो होता है पीपल, और क्रेसिया का अर्थ होता है रूल, मतलब लोगों के द्वारा शासन। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन के बारे में आप तो सुने ही होंगे कि अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने डेमोक्रेसी की परिभाषा इस प्रकार दी थी: डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों का सरकार होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों के लिए होती है। लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, ऐसा अब्राहम लिंकन साहब का मानना है। उन्होंने इस तरह की परिभाषा दी थी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज बेसिक पर्सनल एंड पॉलिटिकल राइट्स, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक रूप है जिसमें एक संविधान होता है, संविधान लिखा हुआ होता है, जो इस संविधान में मानव का पर्सनल जो होता है, व्यक्तिगत जो बेसिक राइट्स होते हैं, उनका जो पॉलिटिकल अधिकार होता है, फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात होती है, और एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कोर्ट होता है जो कि सुनवाई करता है किसी भी मसले का। ये डेमोक्रेसी में इस तरह की बातें होती है, ये फीचर है। अब हमें इस बात की जरूरत पड़ती है कि डेमोक्रेसी की परिभाषा को परिभाषित करने की क्या जरूरत है। अब हम देखते हैं कि क्यों इसकी जरूरत है डेमोक्रेसी को परिभाषित करने की। इट इज एसेंशियल बिकॉज वी नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड इट। हमें डेमोक्रेसी की डिफाइनिंग की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम इसको स्पष्ट रूप से समझ सकें। डिफरेंट पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस एंड आल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ एज डेमोक्रेसी। विभिन्न लोग जो होते हैं इस डेमोक्रेसी शब्द का यूज जो करते हैं अनेक उद्देश्यों के लिए करते हैं, और अनेक प्रकार की जो सरकारें होती हैं वे भी अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती हैं। तो भाई किस सरकार को, कौन सी सरकार डेमोक्रेटिक है और कौन नॉन डेमोक्रेटिक है, इसको डिफाइन करना आवश्यक हो जाता है। वी नीड टू डिफाइन इट मोर एक्यूरेटली so that we can use it correctly for describing other similar situation instead of just accepting what it means to other people। इसको और अधिक ठीक ढंग से डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि दूसरे सिचुएशन में, उसी तरह की सिचुएशन में उसको सही ढंग से डिस्क्राइब किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है। क्या है भाई सिंपल डिफिनेशन? कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक रूप है जिसमें क्या होता है कि शासक जो होते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। फ्रॉम दिस डिफिनेशन वी कैन क्लियरली सेपरेट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम इस डिफिनेशन के माध्यम से हम जो गवर्नमेंट की काइंड होती है उसको हम अलग कर सकते हैं कि कौन सी डेमोक्रेटिक है, कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक है। मतलब गवर्नमेंट, वैसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है वो डेमोक्रेटिक है, जो लोगों के द्वारा नहीं चुनी जाती है नॉन डेमोक्रेटिक है। इसलिए सिंपल सा डिफरेंस है, इसको हम अलग कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए
कि आर्मी रूल ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हमारे पड़ोसी देश जो म्यांमार है, जिसको बर्मा पहले कहा जाता था, वहाँ की जो सरकार है वहाँ आर्मी की सरकार है, तो वो लोगों के द्वारा चुनी नहीं गई है। इस तरह से उसको हम नॉन डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। कहते हैं डिक्टेटर लाइक पिनोशे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। पिनोशे चिली का जो तनाशाह था, वो भी चिली में सैनिक विद्रोह के माध्यम से सरकार बनाई थी। वहाँ अल सल्वाडोर की जो सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उसको उसने सैनिक विद्रोह के द्वारा हटा करके अपने स्वयं वहाँ का राष्ट्रपति के रूप में वो शासन करने लगा। तो वहाँ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं थी, तो वो भी नॉन डेमोक्रेटिक हुआ। अब है कि इफ वी एक्सेप्ट दिस डिफिनेशन इट इम्प्लाइज दैट ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेसी दैट होल्ड्स एन इलेक्शन। अगर हम इस डिफिनेशन को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो आज दुनिया में लगभग सारी जो गवर्नमेंट है, सारी देश की जो गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन किसी न किसी रूप में करवाती है। तो हम तो सबको कह सकते हैं कि वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ है। इट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, लेकिन यह क्या होगा, यह मिसलीडिंग होगा, यह गलत हो जाएगा। डेमोक्रेटिक का जो सिद्धांत है उस पर खरा नहीं उतरता है। डेमोक्रेसी की और बहुत सारी विशेषताएं हैं। वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी। हमें क्या जरूरत पड़ती, सावधानी पूर्वक यह अलग करने की जरूरत पड़ती है कि गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। कुछ देश क्या होते हैं कि डेमोक्रेटिक होने का बहाना करते हैं, वास्तव में वहाँ डेमोक्रेसी होती नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि हमारा देश भी डेमोक्रेटिक है। वो कैसे, हम देखते हैं। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फीचर रहेगा तो उसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो पहला है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल दैट टेक ऑल मेजर डिसीजन। शासक जो होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि सारे बड़े बड़े निर्णय वही लेते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए शासक। इलेक्शंस आर हेल्ड दैट ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करेंट रूलर्स। लोगों के पास चुनने का चॉइस होना चाहिए और उनको अवसर भी होना चाहिए, जिससे कि जो शासक अभी सत्ता में है वो जनता के अनुसार शासन नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको हटाने का अवसर उनको होना चाहिए। ये भी फीचर है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। यह जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी लोगों को मिला होना चाहिए कि शासक को बदल सकते हैं, तो वो सबको समान रूप से मिला होना चाहिए, समानता के आधार पर, कि सबका वोट इक्वल होगा, इक्वल वैल्यू का होगा, इसके आधार पर होना चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। अब इस चॉइस का जो प्रयोग होगा तो गवर्नमेंट का जो बेसिक रूल्स है संविधान का और सिटीजन्स का जो राइट संविधान में लिखा हुआ है उसके आधार पर होना चाहिए। ये हो गया डेमोक्रेसी का फीचर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। जो चुने हुए लीडर्स होते हैं उनके द्वारा बड़े बड़े निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इसके संबंध में इस संबंध में हम क्या पढ़ेंगे, अपना ही पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है उसका केस हम लोग देखते हैं कि वहां पर किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को वहां से हटा दिया गया और एक मिलिट्री तानाशाह जो है वहां का शासक बन बैठा। और जो लोग चुने जा रहे हैं, जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, उनको फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। वो मिलिट्री शासक और उनके जो आर्मी अफसर्स हैं वो लेते हैं। देखते हैं कैसे। पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में, अक्टूबर 1999 में वहाँ का जो जनरल सेना का प्रधान जो था, जनरल परवेज मुशर्रफ जिसका नाम था, उसने एक मिलिट्री कूप द्वारा, मिलिट्री विद्रोह के द्वारा वहाँ की चुनी हुई जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और अपने आप को क्या बता दिया कि हम ही इस देश के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब प्रधानमंत्री के काम हम ही करेंगे, हम चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मुख्य कार्यपालिका है।
बाद में उसने क्या किया, अपने इस पद को राष्ट्रपति के पद के रूप में बदल दिया। 2002 में वहां पर उसने रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह में होता है कि जनता का मत जाना जाता है, जनता इस बारे में किसी भी समस्या के बारे में क्या कहती है, किसी विषय पर वो क्या कह रही है जनता। और 2002 में उसने जनमत संग्रह कराया और फिर 5 इयर्स के लिए अपना जो राष्ट्रपति का पद था उसको बढ़ा लिया। मीडिया, वहां की सारी मीडिया यह कहती रह गई कि इस जनमत संग्रह में भ्रष्टाचार हुआ है, पब्लिक नहीं चाहती थी, फिर भी ये जनमत संग्रह को पब्लिक के पक्ष में दिखा दिया गया है। अगस्त 2002 में मुशर्रफ ने एक लीगल कानूनी फ्रेमवर्क जारी किया। ऑर्डर ये होता है, कानूनी ऑर्डर होता है, जिसमें क्या किया गया कि संविधान को संशोधन करने का प्रावधान होता है। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार प्रेसिडेंट्स को क्या अधिकार मिल गया, प्रेसिडेंट को अधिकार मिल गया कि वह राष्ट्रीय और प्रांतीय, नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलियां पाकिस्तान की होगी उसको डिसमिस करने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। इस तरह से संविधान में उसने संशोधन करवा दिया। द वर्क ऑफ द कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो लोगों के द्वारा चुने जाने के बाद जो मिनिस्टर्स बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके कामों का सुपरवाइज कौन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगा। जिसमें कौन लोग होंगे भाई, जिसमें डोमिनेंसी किसकी होगी, मिलिट्री अफसरों की होगी। मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ के जो मिलिट्री कमांडर थे उनका उसमें वर्चस्व था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। वो देख रेख करेगी किसका, जनता के द्वारा चुने गए लीडर्स का, जो मंत्री बन चुके होते हैं उनका। हाउएवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड सम पावर्स। हालांकि चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार दिए गए थे, बट द फाइनल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री अफसर एंड जनरल परवेज हिमसेल्फ। लेकिन अंतिम जो निर्णय होता था, पावर जो होता था, वो मिलिट्री जो अफसर हुआ करते थे उनका होता था और जनरल परवेज मुशर्रफ खुद करता था। ड्यूरिंग हिज रूल ऑल्दो द पीपुल में हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज बट दीज रिप्रेजेंटेटिव वेयर नॉट अलाउड टू टेक द फाइनल डिसीजन। उनके जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में हालांकि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्र के लिए भी चुने जाते थे, नेशनल असेंबली के लिए भी और प्रोविंशियल स्टेट असेंबलियां के लिए भी चुने जाते थे। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव जनता के होते थे उनको फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता था। द फाइनल पावर रेस्ट विथ आर्मी ऑफिशियल एंड जनरल हिमसेल्फ। अंतिम निर्णय किसमें होता था जी, जनरल परवेज मुशर्रफ के जो मिलिट्री शासक थे, उसमें जो अफसर थे उसमें होता था और परवेज मुशर्रफ करता था। यहाँ तो हमने देखा कि पाकिस्तान में चुनी जनता जिसको चुनती थी उसको फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि एक तनाशाह जो मिलिट्री कूप के द्वारा चुनी हुई सरकार को हटा करके गद्दी पर बैठा हुआ है वो ले रहा है और उसके जो अफसर्स हैं वो ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर डेमोक्रेसी का एक फीचर्स, पहला फीचर्स क्या निकल करके आता है कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी उस देश को कहेंगे जहाँ की सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती हो और उसको ही फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार होता हो। ये डेमोक्रेसी का पहला फीचर हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फीचर्स क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रतियोगिता, ये डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर है कि किसी भी देश में चुनाव यदि हो रहे होते हो तो वो फ्री, स्वतंत्र लोग होकर के अपना वोट दें और निष्पक्ष हो, किसी भी तरह का धांधली नहीं हो, तब उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इस तरह से नहीं होती है तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, वो बहाना करते हैं। जैसे हम लोग केस फिर यहाँ पर पढ़ेंगे, चाइना का केस पढ़ते हैं, चीन जो हमारा पड़ोसी मुल्क भी है वो वहां का पढ़ते हैं।
देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। द मेंबर ऑफ चाइनाज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रेनिन लेबियांग दाहियो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चाइना का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। इनका जो चुनाव होता है पार्लियामेंट के मेंबरों का हर 5 ईयर्स के लिए होता है। द नेशनल पीपुल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड सम मेंबर्स इलेक्टेड बाय द आर्मी। नेशनल पीपुल कांग्रेस को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो देश के राष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकती है और कुछ आर्मी के अफसरों को भी नियुक्ति कर सकती है। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चुनाव लड़ने के पहले चाइना में क्या है, चुनाव लड़ने के पहले वहां की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उस पार्टी से कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है उसको अनुमोदन लेना जरूरी होता है। चाइना में केवल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ही और नहीं तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो गठबंधन में और 8 पार्टियां हैं उनका कोई कैंडिडेट ही चुनाव में खड़ा हो सकता है। अदरवाइज दूसरा कोई पार्टी चुनाव में भाग लेता ही नहीं है। जब चुनाव में भाग लेता नहीं है तो दूसरी पार्टी का सरकार वहां बनती ही नहीं है। तब अब हम वहां पर कैसे कर सकते हैं कि चाइना में डेमोक्रेसी है? जब बहुत सारी अनेकों पार्टियां जिस तरह से हमारे देश में पार्टियां हैं वो चुनाव में भाग लेती है, कंटेस्ट करती है, उस चाइना में केवल एक ही पार्टी लड़ती है हमेशा। तो एक ही पार्टी लड़ने के कारण क्या होता है कि वहां एक ही पार्टी की सरकार हमेशा बनती है। तो हम वहां पर कैसे कर सकते हैं? वहां पर डेमोक्रेसी है लेकिन वहां भी चुनाव होता है। चुनाव केवल करवा देने से डेमोक्रेटिक देश नहीं बन जाता है। दूसरा केस हमें देखते हैं यहाँ पर मेक्सिको का। मेक्सिको बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1930। मेक्सिको जो था 1930 में क्या हुआ? आजाद हुआ। इट होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मेक्सिको में 6 वर्षों पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दिस कंट्री हैज नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। यह देश जो मेक्सिको है कभी भी किसी तानाशाह के शासन के अंतर्गत नहीं रहा और न ही वहां पर मिलिट्री शासकों का शासन रहा। बट टिल 2000 लेकिन 2000 तक ऑल द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वेयर ओन्ड बाय द PRI। लेकिन 2000 तक 1930 से लेकर के 2000 तक सारे राष्ट्रपतीय चुनाव मेक्सिको का वहां की केवल एक पार्टी PRI, फुल फॉर्म क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी चुनाव जीतती रही 1930 से 2000 तक। दिस पार्टी applied many corrupt practice and unethical means to win the election every time। यह पार्टी PRI पार्टी मेक्सिको में क्या करती है भाई? हर बार चुनाव जीतने के लिए अनइथिकल, अव्यवहारिक और भ्रष्ट प्रैक्टिस अपनाती है। जैसे सच एज ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड पार्टी मीटिंग्स। जब पार्टी की मीटिंग होती है तो सारे गवर्नमेंट के जो अफसर्स होते हैं पार्टी मीटिंग में उनका भाग लेना आवश्यक होता है। हमारे देश में ऐसा तो नहीं होता है कि किसी पार्टी का, जब किसी पार्टी की सरकार है तो चुनाव मीटिंग में सारे अफसर्स को बुला लिया जाता हो। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर PRI। टीचर्स, सरकारी जो स्कूल के टीचर्स हैं वहाँ के, वो भी उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को फोर्स करते हैं, दबाव देते हैं कि वो PRI पार्टी को ही अपना वोट दें। Sometimes polling booths were shifted from one place to another to make it difficult for the people to cast their vote। कभी कभी वहाँ और क्या होता है कि पोलिंग बूथ को ही अंतिम क्षण में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब कल वोट देने वाला है तो क्या होता है कि आज ही शाम में पोलिंग बूथ बदल करके दूसरी जगह कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ के लोग उस बूथ पर नहीं जा पाए, बहुत कम लोग जा पाए। इस तरह से वहाँ पर अनइथिकल
प्रैक्टिस अपनाए जाते हैं चुनाव को जीतने के लिए, भ्रष्ट मीन्स अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। अब हम दोनों केसों का कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष। इन both the cases, it does not appear that the elections have been held properly. दोनों देशों के केसों में हम क्या देखते हैं, चाइना और मेक्सिको में, कि वहां पर चुनाव तो होते हैं लेकिन चुनाव सही ढंग से नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। किसी भी प्रकार का चुनाव करवा लेना ही काफी नहीं होता है। पीपुल शुड हैव राइट टू यूज चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। लोगों को क्या होना चाहिए, लोगों को एक चॉइस होना चाहिए कि जो भी सत्ता में गवर्नमेंट है और जनता की इच्छाओं के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार वो काम नहीं करती है तो उसको हटा सके, ये होना चाहिए। इस तरह से डेमोक्रेसी का एक दूसरा फीचर सामने निकल करके आया, क्या है वो, कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। डेमोक्रेसी किस पर आधारित होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर आधारित होनी चाहिए, जहां पर जो सत्ता में गवर्नमेंट है, सरकार बनाई हुई है, पार्टी है, उसको बदलने का अवसर पब्लिक को मिलना चाहिए। तो इस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर्स है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट निकाल करके और तब इसको हमारा वीडियो देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा।